अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ देर कबल अपने मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया। इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र किया है जो बिलखुसूस एक्सटर्नल साइड के ऊपर हैं, और ये कहा है कि कंट्रोल किया जाए इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट को। फिस्कल साइड पर भी कुछ चीज़ों की बात हुई है इस पूरी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में। एक इसमें इन्होंने ये भी सिग्नल दिया है कि आगे जाके जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो किस तरह से उन्होंने कहा अकोमोडेटिव रहेगी, लेकिन कुछ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि टेपरिंग, स्टिमुलस, और उसके ज़रिए एक लफ्ज़ जिसका हम पूछेंगे मायने क्या है जी, वो कहते हैं कि रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स हो जाएंगे, और क्या उसके बाद इसका मकसद क्या है, स्टिमुलस देने से क्या शरह सूद में और इजाफा होगा, ये तवक्को कर सकते हैं नहीं कर सकते स्टेटमेंट से। लेकिन आखिरकार बुनियादी सवाल जो हम पूछने लगे हैं आज, डॉक्टर अशफाक हसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर माहिर मईशत हैं, इससे पहले एडवाइज़र भी रह चुके हैं इकनॉमिक अफेयर्स पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको कहते हुए। आप जब भी बोलते हैं बड़ा बेहतरीन और अच्छे अल्फाज में अपने मौक़िफ़ को बयान करते हैं। मैं आपसे सिंपल ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो चैलेंजेस इस स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, ये 25 बेसिस पॉइंट इजाफा से क्या स्टेट बैंक हासिल क्या करेगा? ये चैलेंजेस क्या स्टेट बैंक इनको अबूर कर सकता है इस 25 बेसिस पॉइंट इजाफे से? स्टेट बैंक हम क्या एक्सपेक्ट करें इस इंक्रीज से? क्या होगा? क्या ये चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे? क्या होगा इन चैलेंजेस का जिनका जिक्र हो रहा है स्टेटमेंट में? आपके नुमाइंदे भी तो वहाँ होंगे ना जब ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जी। तो ये सवाल आपके नुमाइंदे ने क्यों नहीं किया था कि सर ये बताएं कि ये 25 बेसिस पॉइंट आप बढ़ाकर इंटरेस्ट रेट आप हासिल क्या करना चाहते हैं? ये तो बनता था सवाल। सही सर, वो यकीनी तौर पे होंगे वहाँ पर जी। अच्छा सर, वो तो यकीनी तौर पे जो सवाल जवाब वहाँ पर होने चाहिए जिम्मेदारियों के, लेकिन आपका तज्जिया इस पर क्या कहता है? ये इससे हासिल क्या होगा इससे? मतलब आप क्या समझते हैं जी? आप क्या समझते हैं? ये एक तरीके से सिग्नल है जी, और कि हम फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी की ये शुरुआत हो गई है जी, और हम फर्दर इसको आगे चलते हुए जाएंगे, क्योंकि जो बाकी इक़दाम किए गए हैं, जैसे हमने डिस्काउंट रेट डिवैल्यूएशन किया है, तो इससे इन्फ्लेशन पैदा होगा। जब इन्फ्लेशन होगा तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। तो ये एक तरीके से इसको मैं कहूँगा कि द प्रोसेस ऑफ डैमेजिंग पाकिस्तान्स इकोनॉमी फेज 2 हैज बिगन फ्रॉम May 2, 2021, और ये बिल्कुल केस बिल्ड किया जा रहा है क्योंकि हालात इतने ख़राब कर देंगे कि ये पाकिस्तान विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू फॉर 23rd IMF प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम September 22 टू August 2025, जो पाकिस्तान के लिए मेरे नज़दीक इट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो डॉक्टर साहब, ये जो इजाफा हुआ है, तो एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, शौकत तरीन साहब ने ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दी हमें। अभी इस मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, कहते हैं कि द पॉलिसी द रेट एंड इंक्रीज इज इन लाइन विद द ग्रोथ मोमेंटम, या फिर हम जो ये मोमेंटम उससे हर्ट नहीं होगा। डू यू एग्री विद दिस कि ग्रोथ मोमेंटम हर्ट नहीं होगा? कितने लोग अंग्रेजी समझते हैं ये जो लिखा हुआ है? एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता भी है कि शौकत तरीन साहब अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अब इनके थोड़े से चंद दिन रह गए हैं, क्योंकि इनके जो अपॉइंटमेंट है ये अक्टूबर के 10-12 अक्टूबर तक जो है इनका वो ख़त्म हो जाएगा टेन्योर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसलिए अब तक मुझे तो कहीं सेनेट के इलेक्शन की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये भी लगता है कि मुझे सुस्त पड़ गए हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो जो शॉर्ट्स हैं इकोनॉमी पे अब सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही ले रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये शुरू हो चुका है पाकिस्तान को सितंबर 2022 में 3 साल के लिए मजीद IMF के प्रोग्राम में लेके जाने के लिए ये तैयारी है उसकी। और ये वज़ीर आज़म साहब, और मैं हैरान हूँ अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से जी कि देखें, फेज 1 जिसको मैंने कहा ना, डैमेजिंग पाकिस्तान इकोनॉमी फेज 1, ये अगस्त 2018 से शुरू हुआ था और फरवरी 2020 तक गया था। इस पीरियड में हमने इंटरेस्ट रेट को 6% से बढ़ा के 13.25% पे ले गए थे, और एक्सचेंज रेट को 121.5 रुपीस पर डॉलर से
बढ़ा के हम 166 के ऊपर लेके चले गए थे। तो इन दो पॉलिसीज ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। कितना डैमेज किया? ये तकरीबन अगर डॉलर टर्म में कहूँ तो इन्होंने $40 बिलियन के डेट और इंटरेस्ट पेमेंट की मद में हम पे ये कॉस्ट लागू कर दिया इस पॉलिसीज ने। उसके बाद पैंडेमिक की वजह से ये प्रोग्राम सस्पेंडेड रहा। अब ये फेज 2 शुरू हो चुका है। आप देखें कि मई 2 से इंटरेस्ट करेंसी जो है वो अंडर प्रेशर आने लगा। और अभी काबुल का इंसिडेंट अभी शुरू नहीं हुआ था कि हम 11 रुपया ऑलरेडी लॉस कर चुके थे और काबुल के बाद 5 रुपया और हमने लूज किया है। तो 16 रुपया करेंसी नीचे गई है, मल्टीप्लाइड बाय $90 बिलियन जो डॉलर टर्म में हमारे पब्लिक डेट का हिस्सा है। ये तकरीबन आप 1600 बिलियन से ज्यादा का हमने पब्लिक डेट विदाउट बोरोइंग सिंगल डॉलर चढ़ा दिया। तो क्या हुआ? पब्लिक डेट हमने बढ़ा दिया। और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट जो है उसमें ऑन एवरेज इस वक्त पब्लिक डेट जो एक्सटर्नल पब्लिक डेट है उसका ऑन एवरेज तकरीबन वेटेड एवरेज 4% के करीब है इस वक्त। तो आप इसमें देख लें कि 1600 बिलियन पे अगर 4% इंटरेस्ट रेट लगा दें तो 60-65 बिलियन और ऐड हो गया यहाँ पर। तो ये अभी तो शुरुआत हुई है। मैंने तो अभी आज के 25 बेसिस पॉइंट को तो काउंट ही नहीं किया है क्योंकि मेरे नज़दीक ये बिगनिंग है अभी। तो इन्होंने अभी टर्फ को देखा है कि कितनी रेजिस्टेंस हो रही है और कहाँ से होगी। तो उन्होंने ये किया है। ये किस लिए किया है? ये सिर्फ इनके नज़दीक हम इंपोर्ट को कर्व कर रहे हैं। और मैं बार बार पहले फेज 1 डैमेजिंग इकोनॉमी फेज 1 में मैं बार बार कहता था कि जिस तरीके से हमने करंट अकाउंट को बेहतर किया उसने 10 इकोनॉमिक मसाइल को मजीद जन्म दिए। मुल्क पे बेरोजगारी फैली, ग्रोथ स्लो डाउन हो गया। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पिछले 3 साल का अगर आप एवरेज ले लें, पेंडेमिक को मैं काउंट करके मैं एवरेज ले रहा हूं, तो इट इज लेस देन द कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो हमारे तो रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो तो कम हो गया है। हम औसतन गरीब हो गए हैं उस पॉलिसीज की वजह से। तो अभी ये फेज 2 शुरू हो गया है और इसमें भी आप देखें कि डेट तकरीबन 1600 बिलियन के डेट है और 60-65 बिलियन का हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया है। इसकी इम्प्लीकेशन मैं आपको बता दूं कि आज व्हेन वी स्पीक इस वक्त हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट का जो रिसीट्स है ना, टोटल रेवेन्यू जितना हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद सूबों को जो हम दे देते हैं, और इस फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में टैक्स भी है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। ये टोटल ले लें और उसमें से सूबों को जो एनएफसी अवार्ड के तहत हम देते हैं, देने के बाद जो बचता है वो फेडरल गवर्नमेंट वो रेवेन्यू कहलाता है, फेडरल रिसीट्स, नेट फेडरल रिसीट्स। ये नेट फेडरल रिसीट्स इस वक्त इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस करने के काबिल है और 50% ऑफ द डिफरेंस, बस खत्म। तो आज हम 50% तो फाइनेंस कर रहे हैं, कल हो सकता है कि ये 50 से 20% पे आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो नेट फेडरल रेवेन्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए होगा। बाकी इस मुल्क के डिफेंस बजट, बाकी तमाम चीजें बोरोड होंगी। तो आप खुद सोचें कि जिस मुल्क के डिफेंस वो बोरोड रिसोर्सेज पे हो, उस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का क्या असर होगा। अलार्मिंग सिचुएशन है जो इक़्तिदार लोग, डॉक्टर साहब, अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ आप आगाह कर रहे हैं। आपने तफसीलन बताया इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी। अपना इनिशियल रिस्पांस में आपका शुक्रिया अदा करूँगा अशफाक हसन साहब, आज आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जॉइन से अहम मसाइल हैं जो फिस्कल डेफिसिट पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर है जो ऑलरेडी इस वक्त अंडर प्रेशर है उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, वैसी अनएम्प्लॉयमेंट है इस मुल्क में और बेरोजगारी खुदा ना खासा बढ़ेगी। तो आखिरकार जो ये कह रहे हैं अशफाक हसन साहब, इसी बात को समअप करते हुए इस सेगमेंट को ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आगे आएंगे अगले टॉपिक पे कि ये एक बहुत बड़ा जो सेकेंड फेज़ है उसका आगाज़ हो गया है इस वक्त। हम उम्मीद करते हैं कि जो फाइनेंस मैनेजर्स और जो ऊपर के जो फैसला साज हल्के हैं वो इस पर कुछ एक्शन लें। नकाब में तफसीलन कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं। हमने पहला सवाल ये मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से उठाया कि 25 बेसिस पॉइंट इजाफे से आखिर स्टेट बैंक हासिल क्या करना चाहता है। अशफाक हसन साहब ने तो आसान अल्फाज में आपको बता दिया कि डैमेजिंग इकॉनमी पार्ट 2 या फेज़ 2 लॉन्च हो चुका है।
आप दूसरा सवाल इस प्रोग्राम में है, जो एक नया ऑर्डिनेंस आया कुछ दिन कबल टैक्सेस के हवाले से, जो टैक्स कवानीन में कुछ तरामीम की गई हैं, इन तरामीम का इतलाक होगा और इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, ये हम सवाल उठाएंगे। एक तो सेक्शन 198 की बात थी, जो सीक्रेसी थी, जिसके तहत कहा जा रहा है कि नैब को अब उस रिकॉर्ड का, जो उस पर टैक्स रिकॉर्ड है 20 साल पुराना, उसका एक्सेस हासिल हो जाएगा। ये कितना सिग्निफिकेंट है या बड़ा अहम माइलस्टोन है या नहीं है? क्या इससे कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो इस पर ऑपोजिशन सवाल उठा रही है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता? और दूसरा अहम सवाल है नॉन फाइलर्स के लिए। वो नॉन फाइलर्स जो यूटिलिटी कनेक्शंस रखते हैं या मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस रखते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। ट्रेडर्स के कंसर्न है पॉइंट ऑफ सेल को लेकर, ये भी, और इसके साथ साथ ट्रेडर्स ने इस पर एक प्रोटेस्ट भी अनाउंस किया हुआ है सितंबर 29 को FBR के हेडक्वार्टर्स के सामने। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक शर्त ये भी आई थी कि एक्सपेंडिचर्स जो होंगे 2.5 लाख से ऊपर के जो इस ऑर्डिनेंस में आया है, वो आप थ्रू डिजिटल मोड कर सकते हैं, नॉट थ्रू अ बैंक चेक्स। वो अब कहा जा रहा है कि वापस ले ली गई है। इसके अलावा कुछ और अहम अवामिल जो इस ऑर्डिनेंस में आए हैं सामने, उन पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ इमरान शफीक साहब, नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर, साथ होंगे। जमील अख्तर बेग साहब, लाहौर टैक्स बार के सदर, हमारे साथ हैं। और यहाँ हमारे मीर साहब मौजूद हैं, जो सदर हैं ऑल अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के, हमें ज्वाइन करें। नईम साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँगा। आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं 29 सितंबर को? आपका मुतालबा क्या है और क्या हुकूमत आपसे पूछ कर ये लाई थी, कंसल्टेशन हुई थी कोई? देखें जी, बात यह है कि हमारा शबर जैदी साहब के दौर में FBR के साथ एक मुआहदा, तहरीरी मुआहदा तय पाया था जी, जिसके तहत 1000 मुरबा फुट की दुकान और पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने के हवाले से हमारी मशावरती कमेटियाँ बननी थी रीजनल सतह पर, और हमने मिलजुल कर ये काम करना था। बावजूद इसके कि हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने वसी तर मफाद की खातर, ताजर और मईशत की मफाद और मुल्की मफाद की खातर हमने बादल नाखास्ता उसको कबूल किया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हुक्मरान तबका FBR जो है वो मुआहदा तहरीरी जो हमारे साथ किया गया वो भूल चुके हैं, क्योंकि शबर जैदी साहब को भी निकाल दिया इन्होंने, और जहांगीर तरीन साहब जो गारंटर थे उनको भी जो है वो फारिग कर दिया गया। अब हम ये चाहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल्स जो लगाए जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन का कानून है, और हम ट्रेडर्स, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स की या इंपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा। हम ट्रेडर्स जो हैं, हम पर सेल्स टैक्स रियासत का कोई वाजिबुल अदा है ही नहीं, क्योंकि जब हम माल ख़रीदते हैं, हम ट्रेडर चाहे हम होल सेलर हों, हम डिस्ट्रीब्यूटर हों, डीलर हों या रिटेलर हों, हम किसी भी तर्ज पर अपना बिजनेस कर रहे हों ट्रेडर, हम जब भी माल ख़रीदते हैं, हम किसी इंपोर्टर या किसी मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं, और हम 17% सेल्स टैक्स अदा करके ख़रीदते हैं। अब रियासत का 17% सेल्स टैक्स जो है वो जमा होता है इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के पास। अब रियासत को अगर बाज पुरस करनी है तो उन्हें इंपोर्टर और जो है वो मैन्युफैक्चरर से करनी है, ट्रेडर से नहीं करनी। ट्रेडर जो है उसको ये उलझा रहे हैं एक पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जो कि हम करने के मुतम्मिल नहीं, क्योंकि इस पेचीदा तरीन डॉक्यूमेंटेशन की भी एक कॉस्ट है, और इस कॉस्ट को हम उठा नहीं सकते, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपने अकाउंटेंट रखना है, आपने टैक्स लॉयर को फीसें अदा करनी है, और टैक्स आपने नहीं देना है, टैक्स तो देना ही नहीं है, सिर्फ कागज पूरे करने हैं और रसीदें जमा करनी है। हम इनके मुफ्त के मुलाजिम नहीं हैं FBR के, हम ये काम नहीं कर सकते। सही। और ये आपने उसके बाद से कोई रब्ता हुआ जब आपने एहतजाज अनाउंस किया? क्योंकि ये हमारे साथ की मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो हमने सुना ये कि बीच में ये भी आया कि जो 2.5 लाख की शर्त थी एक्सपेंडिचर वाली, ये भी एक मुतालबा था। इस मुतालबे के पूरा होने के बाद, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद पीर से कारोबार ही ना बंद हो जाए, आप लोगों ने एहतजाज की जो कॉल की थी, लेकिन ये तो हो गया ना क्लियर कि डिजिटल मोड वाला खत्म हो गया, एक्सपेंडिचर वाला। देखिए, ये तो एक नया स्यापा शुरू हुआ है, जो अपना सदारती ऑर्डिनेंस के बाद स्यापा आया ना जी, मुसीबतें आई हैं, वो तो और बात है। मैं ये जो बात आपसे कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ सेल्स की, ये तो इस बजट की मंजूरी के साथ ही हम पर लागू हो गए थे और नोटिस जाना शुरू हो गए थे जबरी रजिस्ट्रेशन के। पहले हमें 10 लाख रुपए तक जुर्माने का कहा गया, जो हमारा असल कानून बनाया गया बजट के अंदर, लेकिन ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया, ये जो अंधा कानून यहाँ बनाया गया, अब इसको जुर्माने को 30, 35 और 65 लाख रुपए तक ले गए हैं कि हमें ये नोटिस देंगे, और अगर हम उस नोटिस को जो है उसकी अमलदारी नहीं करते, उसकी कंप्लायंस नहीं करते जबरी रजिस्ट्रेशन के हवाले से और POS के हवाले से, तो हमें 30, 35, 45, 65 लाख रुपए तक ये हमें जुर्माना करेंगे। मुझे बताएं कि ये किस किस्म का कानून है? पहली बात तो ये बताएं कि हम तो इसको मानते ही नहीं है ऑर्डिनेंस को। वो इसलिए कि अगर असम्बलियां मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं और ये मनी मिल है,
मनी बिल जो होता है वो तो डिस्क्रिशन होती है नेशनल असेंबली की, ये पावर ही नेशनल असेंबली की है। इन्होंने अगर कोई मनी बिल लाना था, कोई टैक्सेशन निजाम में तब्दीली करनी थी, तो असेंबली का इजलास बुलाते, असेंबली में बिल पेश करते, वहां पर स्टैंडिंग कमेटीज मौजूद हैं, कमेटीज के अंदर जो है ये बिल जाता, वो उसको देखते, हमें बुलाते, हम कमेटीज में जाते, हम अपनी इनपुट देते, ना हमसे पूछा ना गिछा, और ये इन्होंने सिक्काशाही, अजीब सिक्काशाही है, ये धक्काशाही है। अच्छा, ये धक्काशाही नहीं चल सकती। अच्छा, इस पे आप तो एहतजाज कर रहे हैं, मैं इमरान शफी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो लीगैलिटी पे इसके सवाल है ना इमरान साहब, पहले नैब पे आने से कबल एक तो बात ये जो हमने जाना, जो लीगल सोर्सेस हमने बात भी की, वो कहते हैं दो लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं। एक लीगल चैलेंज ये है कि जो डेटा शेयर किया जाएगा 2001 से, उसके तहत सिविल केसेस भी अगर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यानी नैब के लॉ में आ जाएंगे तो एक उस पर कह रहे हैं कि कानूनी एतराज उठ सकता है। दूसरा जो मेरी बात हुई, लोग कहते हैं कि जो एक तो पीछे जाकर 20 साल पुराने लॉस यानी 20 साल पुराने डेटा को एक्सेसिबल बनाना, ये भी इस वक्त कानूनी तौर पे चैलेंज किया जा सकता है। अभी ये इस वक्त ये लोग भी बात कर रहे हैं कोई लीगैलिटी इश्यूज के ऊपर, जो अंजुमन ताजरान है इसके सदर नईम मीर साहब, आप समझते हैं कि ये लीगली स्टैंड करेगा इमरान शफी साहब? देखिए, एक तो बड़ी बुनियादी चीज है पाकिस्तान का आइन जी। पाकिस्तान के हर शहरी को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है आर्टिकल 13 के तहत कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं होगी। इसलिए अगर तो कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिसके नतीजे में पीछे से जाके, माजी से जाके अभी कानून आज बने और सजाएं पीछे से लोगों पिछले दौर से देना शुरू की जाएं, तो ये कानून सस्टेनेबल नहीं हो सकता। इस पर ये कानूनी एतराज़ इस सेंस में आ सकता है। लेकिन ये बेसिकली कानून से ज़्यादा एक अहमियत की हामिल ये भी चीज़ है कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये लेजिस्लेशन की गई है। तो क्या ऑर्डिनेंस, जब पार्लियामेंट की मौजूदगी में एक मुल्क में पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है, तो क़वानीन का इतलाक़ जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए करना और पार्लियामेंट की डिस्कशन के बगैर करना, बहरहाल ये भी एक सवाल है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ज़ेर समात है, और इस पर बहुत से केसेस अभी पेंडिंग हैं कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता अरसे में जो कानून साजी की है वो बेशतर कानून साजी ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई है। तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही अगर कानून साजी करनी है आपने, तो ये बेसिकली डेमोक्रेटिक जो दस्तूर। जी, इमरान शफी साहब की आवाज़ हम तक नहीं मौसूल हो रही जी, गालिबन उनका कनेक्शन इस वक्त जो है, इस वक्त कनेक्शन इस वक्त फ्रीज हुआ है इमरान शफी साहब का। इन द मीनवाइल हम उनसे दोबारा रब्ता करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर सा। ब्रेक के बाद नईम मीर साहब भी हैं, इमरान साहब भी हैं, और जो टैक्स बार एसोसिएशन, आप लाहौर टैक्स बार के सदर भी मौजूद हैं। जमील बेग साहब, एक कंसर्न है नॉन फाइलर्स के हवाले से, जो बिजली के बिल और सिम कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट करने का इस वक्त डिस्क्रिशनरी पावर है FBR को जो मिला है, इस पर बताइएगा। बहुत से लोग कंसर्न है, यूटिलिटी बिल्स हम सब जानते हैं, किसी के किराएदार के घर पे जो किराएदार के नाम पर है, मालिक मकान के नाम पर है, कहीं जो पेंशनर है वो उसके नाम पर है, कहीं इस वक्त कोई रिटायर्ड जो इस वक्त ऑफिसर है उसके नाम पर है, कोई खातून है उसके नाम पर है, जो हाउस वाइफ है उसके नाम पर यूटिलिटी कनेक्शन है, वो फाइलर नहीं है। और ऐसे बहुत से कनेक्शन है और लोगों को ये भी नहीं पता कि वो उस कनेक्शन को अपने नाम किस तरह करवा सकते हैं, ये भी उनके इल्म में नहीं है। और कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है यहाँ इदारों का, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं बेहतर कि अगर आप जाते हैं कुछ कराने के लिए तो वो महीना, 2 महीना, 3 महीना उसमें फिर रिश्वत और क्या पड़ता है, खासतौर पर गवर्नमेंट इदारों में नाम कराने के लिए। अब ऐसी सूरत हाल में ये इस तरह की जो पावर्स मिली हैं FBR को, आप समझते हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस नेगेटिव होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये एक्ट क्यों नहीं आया जी? इनको शर्म आनी चाहिए कि ये रात के अंधेरे में किस तरह के तमाशे लगाते हैं। ये जरा किसी का कनेक्शन काट के तो देखें, किसी की सिम बंद करके तो देखें। इनके पास डाटा है क्या? ये कहते हैं हमारे पास 1.5 करोड़ अवाम का डाटा है जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो इनसे पूछे कि इनको रोका किसने है कि उनसे आप टैक्स ना लें? क्या इनकम टैक्स में 114 की पावर नहीं है? क्या इनकम टैक्स में 122.5 की 122.5 की पावर नहीं है कि वो असेसमेंट कर सके? क्या इनको शर्म नहीं आती कि ये नादरा की असेसमेंट करेगा, नादरा टैक्स लगाएगा? क्या नादरा की जुरिडिक्शन है? क्या एक ऑर्डिनेंस आने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक साइड पे बैठ गया और नादरा काम करेगा?
अगर नादरा टैक्स लगाएगा तो एफबीआई कहता है कि अगर टैक्स नहीं देगा तो ऑर्डिनेंस में लिखा है कि एफबीआई विल टेक एक्शन। कौन सा एक्शन लेंगे आप? क्या लोगों को आप बिजली पानी बंद कर देंगे? ये इंसानियत है? कहीं दुनिया में ऐसा कानून दिखा दे कि इस तरह की कोई बात हुई हो कहीं। ठीक। और दूसरी बात खालिद साहब, इससे पहले मैं थोड़ा सा उस पर रह के हम बात करें अगर, तो यहाँ नईम मीर साहब साथ हैं, इन्होंने एतराज उठाया, एहतजाज कर रहे हैं ये 29 तारीख को जो पॉइंट ऑफ सेल वाला मामला है, इस पर आप कानूनी राय क्या आपके देंगे? कानूनी राय क्या है इस वक्त आपकी? पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से ये कहते हैं कि हम पे तो लागू ही नहीं होता, हम तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो चीज हम बेच रहे हैं वो या तो इम्पोर्टेड है या मैन्युफैक्चर से जो लिए हमने टैक्स दिया है उसको स्टेज के ऊपर। नहीं, पॉइंट ऑफ सेल पे वो ये कहते हैं कि आप अपनी सेल जो है डायरेक्ट लिंक करें एफबीआई के साथ, के सिस्टम के साथ। पर भाई कौन सा सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हैं और कोई चोर ले गई है वो $16,000 में धक्के खाता है आपका सॉफ्टवेयर, को कहां यूज होगा इंफॉर्मेशन? आवाम को अब खौफ आता है कि एफबीआई के साथ कनेक्ट हो, ये गारंटी करे कि इनका रिकॉर्ड महफूज है, किसी के जूं तक नहीं रहेगी। सबसे बड़ा डाटा बेस जो है हमारा वो उसको डाटा पड़ गया है और ये छुपाते रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके घर में डाका पड़ जाए और आपका मुलाजिम छुपाता रहे कि चोरी होगी तो आप मुलाजिम को दरखास्त देंगे? ये अहम सवाल आते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं एक सवाल, इमरान शफीक साहब आप उस वक्त कह रहे थे कि ये जो मामला है लीगली स्टैंड करेगा नहीं करेगा नैब के हवाले से, क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर रहे हैं, नैब को इसका क्या फायदा होगा? और क्या जो विच हंटिंग और विक्टिमाइजेशन का लोगों को एतराजात हैं कुछ सियासतदानों को, वो दुरुस्त है इमरान शफीक साहब? जी शायद इमरान शफीक साहब हमारे साथ हैं या नहीं है इस वक्त? नहीं जी, इमरान शफीक साहब का कनेक्शन। मीर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने भी अभी मुझे ब्रेक में बोला है जो मामला इस पर है फाइलर नॉन फाइलर, इस पर उन्होंने तफसीलन बात की है। लाहेमल अब आपका क्या है आगे, यहाँ से क्या आप लोग करने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है? ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का ड्रामा है ना, मैं तो 1996 से टैक्स अदा कर रहा हूँ, रिटर्न अदा कर रहा हूँ, और मैं उस दिन से, जिस दिन मैंने अपना पहला रिटर्न फाइल किया था, मुझे पता लग गया था कि ये एक फाइलर और नॉन फाइलर का ड्रामा जारी है इस मुल्क के अंदर। उससे पहले क्या होता रहा मुझे नहीं पता। आप देखेंगे पिछली रजीम ने क्या किया, ये जी अपना फाइलर है, इसकी ये गाड़ी खरीदेगा तो इसको 1 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा, नॉन फाइलर है तो 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। यानी हर फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान जो टैक्स की तकसीम थी या उसका जो फर्क था वो 100% का था। यानी आपने जुर्माने लगाए, सारा कुछ किया, लोग जो है वो टैक्स देकर चले गए, जायद टैक्स देकर चले गए हर काम में, आपके मुंह पे पैसे मार गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आपके इदारे के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होना। ये लम्हा फिक्री है, ये सोचने वाली बात है कि लोगों ने डबल जुर्माना अदा कर दिया लेकिन आपके इदारे में वो रजिस्टर्ड नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग टैक्स देना चाहते हैं, आपके इदारे के साथ वो कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते, वो आपके इदारे पर एतमाद ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी और एतमाद जब तक आप वो बढ़ाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं अवाम के अंदर, और फिर एफबीआर का इदारा, सुने, एफबीआर का इदारा ये तो होना चाहिए मदद के लिए, मुआवनत के लिए, रहनुमाई के लिए। वो ये इदारा बना हुआ है थानेदारी के लिए। एहतजाज का लायमल कर रहे हैं, पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, जुर्माने करेंगे। लायमल एहतजाज का क्या होगा? नहीं मेरे ये मुझे पता है क्या, किस तरह आप लोग जा रहे हैं, क्या बड़ा साफ है, ये कानून नहीं चलेगा। ये कानून जो है ना, ये आपकी आंखों में, मीडिया की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है। इन्होंने अवाम को पहले बहुत बड़े बड़े चूने लगाए, अब कोई और डाका डालने जा रहे हैं। ये जो रातों रात जो है ना, ये काला कानून आ गया है और अपना असेंबली की मौजूदगी में आ गया ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस की तो एक मुद्दत होती है कानून के मुताबिक। इसका मतलब ये है कि ये इस कानून का तो तसलसल बरकरार रहना ही नहीं, क्योंकि इसको एक न एक दिन तो फिर अपनी मुद्दत पूरी होने आप लोग क्या करने जा रहे हैं असेंबली में? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, हम पूरे मुल्क से ताजर इकट्ठा करने जा रहे हैं। हम इस्लामाबाद में इकट्ठा होंगे
और हम FBR के दफ्तर के सामने धरना देंगे, FBR के दफ्तर का घेराव करेंगे और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इस कानून को वापस लेने का फैसला नहीं होता। हम पॉइंट ऑफ सेल्स को ना मानते हैं, ना मानेंगे और ना पॉइंट ऑफ सेल्स जो है ये पूरे मुल्क में ताजर लगने देंगे, बिल्कुल नहीं हम लगने देंगे। ठीक है। और इमरान शफीक साहब, आप कह रहे थे लीगली, जो मैं आपसे पूछा था, फिर कनेक्शन हमारा चल नहीं रहा था उस पर, लीगली स्टैंड करेगा या नहीं करेगा ये ऑर्डिनेंस, और नैब को जो पावर्स हासिल होंगी इससे जो विक्टिम और विक्टिमाइजेशन का जो तासुर है वो उभर रहा है, वो दुरुस्त है या नहीं? आप समझते हैं गलत है, ऐसा नहीं होगा? देखें, ऑर्डिनेंस के जरिए किसी किस्म की कानून साजी को पाकिस्तान की अदालतों ने हमेशा कोई अच्छी नजर से नहीं देखा, और अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सीरीज ऑफ केसेस को टेकअप किया हुआ है जिसमें इस हुकूमत ने अभी तक जितनी कानून साजियां ऑर्डिनेंस के जरिए की हैं उनका वो जायजा ले रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट की मौजूदगी में, एक दस्तूर की मौजूदगी में, जहां पार्लिमान को अवाम ने मुंतखब करके इख्तियारात दे रखे हैं जो अवाम की मंशा की तर्जमान है, और ऑर्डिनेंस तो हुआ करती है एक बड़ी आर्जी किस्म की लेजिस्लेशन और एक इमरजेंसी की सूरत हाल में जो लेजिस्लेशन हुआ करती है। यानी ये इमरजेंसी की सिचुएशन है कि पार्लियामेंट दस्तयाब नहीं है और फौरी तौर पर कोई ना कोई कानून साजी करनी है, 2-4 रोज का कोई मसला है और आसमान गिर पड़ेगा, उस सूरत में जो है वो आप ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं। लेकिन ये क्या रूटीन की कानून साजी, ये पाकिस्तान का मसला कोई आज का थोड़ा ही है, टैक्स चोरी का या टैक्स ना देने का या टैक्स के कानून में नकाइस का, ये मसला तो दहाइयों पुराना मसला है। इस मसले पर तो अगर हुकूमत ने कोई एक्शन लेना था और हुकूमत संजीदा थी इस पर, तो इस पर तो एक मुत्तफिका तौर पर कानून साजी होनी चाहिए थी। नंबर एक बात तो इसमें बड़ी वाज़ेह है, इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर ये अदालतों में ये कानून गया तो ये सस्टेन कर सकेगा। एक इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इसमें बहुत से जो लोगों के कानूनी हकूक हैं वो मुतासिर हो रही हैं। हमारे आइन जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, और वो फंडामेंटल राइट्स जो है, ये कानून मेरी नजर में उन फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है। आर्टिकल 13 के, आर्टिकल 18 के, आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 25 के, बहुत से आर्टिकल्स हैं दस्तूर पाकिस्तान के जिनकी खिलाफ वर्जी में ये कानून है। और तीसरी बात जो बहुत अहम है जो आप बता रहे हैं कि नैब, देखें, ये हुकूमत को फैसला करना होता है कि उसने मुल्क को में इकोनॉमी को मजबूत करना है, बिजनेस को चलाना है, या उसने लोगों को डराना है और एक हरासमेंट की फजा पैदा करनी है। अगर आप हरासमेंट की फजा पैदा करेंगे कानून साजी के जरिए, लोगों को डराएंगे, तो आप एहतसाब तो होता रहेगा, लेकिन आपकी मुल्क की इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए गवर्नमेंट का। उसने सोचना है कि उसने लोगों को कारोबार के लिए कैसे फैसिलिटेट करना है। यकीनन टैक्स की चोरी को रोकना, बड़ी तादाद में लोगों को टैक्स के नेट में लेकर आना, ये एक बुनियादी जरूरत है पाकिस्तान की, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए एक ऐसे तरीकेकार इख्तियार करना कि जिससे जो रही सही मईशत का पहिया, जो जिस तरह पहले ही रुपए की कदर और बाकी चीजें आपके सामने हैं, तो उसमें अगर इस अंदाज में काम करेंगे फिर तो बिल्कुल हालात जो नहीं रहेंगे। इसलिए ये एक मसले का सियासी पहलू हो सकता है, लेकिन जो कानूनी पहलू है वो कानूनी पहलू बिल्कुल वाज़ेह है कि इस किस्म की कानून साजी से, अच्छा ये आपने जो सवाल किया कि नैब को क्या फायदा होगा, मेरी नजर में नैब ने जिस किसी केस में रिकॉर्ड हासिल करना होता है वो तो नैब रिकॉर्ड सेक्शन 19 के तहत एक लेटर भेजता है और उसको सारे का सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। लेकिन अच्छा, इस नैब को रिकॉर्ड का मसला नहीं था, मसला बेसिकली ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है और गैर जरूरी तौर पर किया जा रहा है कि देखें अब नैब को भी जो इस रिकॉर्ड तक रसाई हासिल हो गई है। और एक और चीज भी है इसमें, ऑफशोर अकाउंट्स का, जो ऑफशोर एसेट्स का डेटा है खासतौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का, वो भी एक्सेसिबल हो जाएगा। और जो आप कह रहे थे ना कि आइन की कुछ शिकों के, तो ये जो सीक्रेसी और कुछ लोग मेंटेन होती है एक इंडिविजुअल की, जो आप राइट्स की बात कर रहे थे, तो वो क्या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की राइट भी ब्रीच हो रही है इसमें? देखें, एक बात तो तय है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होता है उसने तो टैक्स में उसको ऐसे राइट्स आम लोगों वाले हासिल इस सेंस में नहीं है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसने वैसे ही अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है। और अगर इलेक्टेड वो है तो इलेक्टेड लोगों को तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन में अपना पूरे का पूरा डाटा, अपने पूरे का पूरे असासाजात को डिक्लेयर करना होता है। और उन असासाजात में अगर कोई थोड़ी बहुत भी कमी पेशी हो तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 62 और 63 आईने पाकिस्तान का, वो तो उसकी बुनियाद पर जो है वो उस ऑफिस में नहीं बैठ सकते जिसको वो होल्ड कर रहे हैं। अभी पनामा केसेस में आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब पर तो सिर्फ एक अकामा का चार्ज लगाकर
वो अपनी वजारत से उज़्मा से फारिग हुए हैं। तो इसलिए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए पहले से ही बड़े सख्त कानून मौजूद हैं और वो इलेक्टेड लोग वो पार्लियामेंट और अवाम को और इलेक्शन कमीशन के जरिए अपने तमाम असाजात को, अपने खानदान के, अपने डिपेंडेंट्स के असाजात को जाहिर करने के पाबंद थे। वो तो कर ही रहे होते हैं, वो 1 रुपया भी नहीं छुपा सकते। असल में तो आपने इसके जरिए, कानून साजी के जरिए जो बाकी लोगों को जो हरास किया है ना, जो एक फिजा पैदा की है, वो बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी के लिए है। और बिजनेस कम्युनिटी को जब आप इस तरह की फिजा में लेकर आएंगे तो यकीनन आपका बिजनेस फ्लोरिश नहीं करेगा। नहीं सर, मैं आपसे ये लास्ट, क्योंकि एक बड़ा अहम सवाल ये होता है कि आप लोग जो इस वक्त हैं वो सारे फैक्शंस एक हैं नहीं हैं, क्योंकि जब आप लोग जा रहे हैं 29 तारीख को, तो क्या आपके तमाम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, तमाम मेजर शहर, तमाम अंजुमनें, तमाम, क्योंकि बहुत सी ट्रेड बॉडीज हैं, सब एक ज़बान है उसके ऊपर, या इस वक्त कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में भी शामिल है इस दौरान? जी, गवर्नमेंट के साथ तो कोई भी बंदा नेगोशिएशन में शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने किसी को बुलाया ही नहीं। अच्छा वो तो किसी को बुलाना ही पसंद नहीं करते। तो बात यह है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ बैठकर इस मसले को अफ़वाम व तफ़हीम से हल किया जाए, लेकिन किसके साथ करें अफ़वाम व तफ़हीम? कोई बुलाए, कोई हमारे साथ जो है वो बैठे, को हमें कोई ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा एक कंडूसिव माहौल जो है वो फराहम करे कि हम जो है वो रियासत की खिदमत कर सकें। हम तो ये 4था साल है और हम 4थी दफ़ा FBR का घेराव करने जा रहे हैं। यानी हम तो हर साल FBR का घेराव करते हैं। यानी ये ऐसी 50,000 रुपए वाली जो है ऐसी निखद, नाअहल और नकम्मी हुकूमत आ गई है कि इसने ताजरों को और बिजनेस कम्युनिटी को कारोबार करने के बजाय इसने सड़कों पर एहतजाज करने के काम पे लगा दिया। ये लम्हा फिक्री है। ये सोचना चाहिए इस हुकूमत को कि आपका ताजर जो है वो सड़क पे आ रहा है, वो एहतजाज कर रहा है, वो स्ट्राइक्स कर रहा है, वो अपना कारोबार क्यों नहीं कर रहा? अगर वही वक्त अपना जो है वो सलाहियत, तवानाई कारोबार करने में सर्व करेगा तो रोजगार पैदा होगा, आपकी मैशत आगे बढ़ेगी, आपकी GDP ग्रोथ आएगी, वो खुशहाल होगा, वो घर जाएगा, वो पैसा कमाएगा और वो इस रियासत को टैक्स भी देगा और वो इस रियासत की खिदमत भी करेगा। आपने अपने ताजर को जो है वो लूला, लंगड़ा और अपाच कर दिया है। जैसे आप मंगते, लूले, वैसे आपने अपने ताजर को कर दिया। बड़े आपके क्रिटिकल रिमार्क्स हैं गवर्नमेंट के। आप देखते हैं कि आगे चल के इस ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या लाएमल होता है, आपके एहतजाज के बाद क्या रिएक्शन आता है। जो इस पर लीगल इश्यूज हैं, इस पर भी आपने मुफस्सल गुफ्तगू की है। एक इंडिविजुअल पे, नॉन फाइलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और शुरू के हिस्से में प्रोग्राम के आपको बताया कि क्या वजह है कि डिस्काउंट रेट में स्टेट बैंक को इजाफा करना पड़ा, और जो वजह है वो तो समझी, लेकिन उससे हासिल आखिर का स्टेट बैंक क्या करेगा, तो उस पर भी आपको इन शॉर्ट अगर समराइज करें तो डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने खूबसूरती से बताया कि ये दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है, और वो कहते हैं दूसरा फेज ऑफ डैमेजिंग द इकोनॉमी हैज स्टार्टेड। और वो कहते हैं ये स्टार्ट मई से हो गया था जब आपने डिस्काउंट करेंसी को डिवैल्यू किया था, उसके बाद ये डिस्काउंट रेट को भी इजाफा हो गया। मैं नईम साहब का, उसके साथ बेग साहब का और जनाब इमरान शफीक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।